हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऑफ एपी जीपी एंड एचपी। अपनी जो प्रोग्रेशंस हैं उनको एक वीडियो के अंदर कम से कम टाइम में सम अप करके आपको दूंगा, मतलब इसके अंदर। ठीक है। हाँ, कई बार बच्चे क्यूआरपी को मिसयूज़ करते हैं। कैसे यूज़ नहीं करना, मैंने आपको ये बताया है कि भैया कंसेप्ट लेक्चर और पीडीएफ। अगर आप पहली बार कोर्स को कर रहे हैं, पहली बार सिलेबस कर रहे हैं, तो 3 बार पीडीएफ करनी है, 3 बार कंसेप्ट लेक्चर देखना। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप पहली बार में एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चों को लगता है कि सेम ही कंटेंट को बार बार देख के मुझे क्या ही मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर गेम है कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो रिकॉल करना है, याद करना है, और उसके बाद उसको अप्लाई करना है, और कम टाइम में अप्लाई करना है, ये शर्त है। अगर मैं आपको बोलूँ, आपको मूवी भी याद नहीं होगी इतनी डिटेल में, जल्दी से बताओ वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसने कैसे एक्सप्रेशन दिए थे उस मूवी में, और किसने क्या किया था। या 3 घंटे की मूवी को बताने के लिए आप एग्जैक्टली 3 घंटे लेकर बता सकते हो? नहीं, डिटेल में तो तभी बता पाओगे। तो जिसमें आप इतनी अटेंशन देकर देखते हो वो भी उतने अच्छे से याद नहीं हो पाती। तो सेम कंटेंट को बार बार देखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। मैंने बोला इंप्रूव होती है, थोड़ी सी इंप्रूव होती है, 20 आप सोच भी नहीं सकते इतनी इंप्रूव होती है। ठीक, मिनिमम 3 बार कंसेप्ट लेक्चर करने हैं, 3 बार पीडीएफ करनी है। एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से करने की जरूरत नहीं है, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। ना पीवाई क्यू करने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके अलावा मॉक दो एंड दैट्स इट। अगर आपने 3 बार रिवाइज कर ली है पीडीएफ तो उसके बाद 2 बार और कर लो, 5 बार कर लो, 7 बार कर लो, फायदा ही होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो क्यूआरपी इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स ऑफ कोर्स। जो बैच है, जो कोर्स है, उसकी मल्टीपल रिवीजन की रिप्लेसमेंट नहीं है क्यूआरपी। क्यूआरपी ये नहीं है कि इसको 5 बार कर लूंगा उनको नहीं करूंगा, नहीं, नहीं होएगा फिर आपका सिलेक्शन। ठीक है। क्यूआरपी क्या है कि जब आप कोर्स देखेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, उनकी रीडिजाइनिंग करो। क्यूआरपी देखो तो उनमें कुछ इंप्रूवमेंट कर लो, और एग्जाम के पास आप कंसेप्ट को टच कर लो, ताकि कम से कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर मैं टच करवा दूँ। वैसे तो आप नोट से टच कर सकते हो पूरे चैप्टर को, लेकिन अगर मान लो थोड़े से ज़्यादा दिन हो गए उस टॉपिक को किए और मेरे साथ मिलकर आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हो, क्यूआरपी आपकी मदद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने पास ही है, तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकती है इससे। आगे बढ़ता हूँ तो मैं अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और मेरी पेस इसके अंदर ऐसी रहेगी कि आप इससे पहले ये टॉपिक है देख चुके हो, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, नहीं तो ये भी कंसेप्ट लेक्चर ही बन जाए। तो हमने 3 सीरीज की थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी और जीपी फिर भी अपने सिलेबस में है, एचपी को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर कुछ ऐड करके, जैसे 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22, हर एक टर्म में कुछ ऐड करके अगले टर्म आएगी। दो लगातार जो टर्म्स हैं उनके बीच में सेम डिफरेंस होगा, उसको एपी बोलते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पता है आपको, जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यानी कि ये भी एक एपी है, एन एपी विद कॉमन डिफरेंस जीरो। ठीक। तो जो पहले वाला टर्म है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म है। तो अगर आपको दूसरा टर्म चाहिए तो पहले वाले टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस कितनी बार जोड़ा, 7 में कितनी बार, 3 को जोड़ा, सर 1 बार, तो a + 1d। ऐसे ही आप पहले टर्म में 1 बार 3 जोड़ा, 1 बार और 3 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ दोगे, तीसरा टर्म आ जाएगा। तो जो थर्ड टर्म है वो लेने के लिए आपको a के अंदर 2 बार d जोड़ना पड़ेगा, a + 2d। इसमें एक और बार d जोड़ दोगे, a + 3d, a + 4d। ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है भाई, क्लियर है? यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो a के अंदर n-1 बार d जोड़ देंगे, और कोई भी एपी है उसके अंदर अगर आपको a पता लग जाए और d पता लग जाए तो खत्म। एपी के अंदर ये दो ही चीज़ें होती हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो a के अंदर 9 बार d जोड़ेंगे, 32वां टर्म निकालना है तो a के अंदर 31 बार d जोड़ेंगे, 39th टर्म निकालना है तो 38 टाइम्स d ऐड होगा a के अंदर। सम ऑफ एन टर्म्स आपको याद होना चाहिए। तो सम ऑफ एन टर्म्स होएगा, जैसे मैंने बताया था वैसे ही रिवाइज करवा देता हूँ। सम होता है
एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज, एवरेज ऑफ वैल्यूज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज। किसी भी एपी की एवरेज होती है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 को उधर ले जाओ, अगर n टर्म्स हैं तो n टर्म्स की एवरेज हो जाएगी ये और इंटू में n। ऐसे ही जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ a, और जो लास्ट टर्म है मान लो n टर्म्स है टोटल, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म्स की यहाँ पर बताया ना सम, तो n वाला लास्ट टर्म होगा नेक्स्ट टर्म। तो ये देखो a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही चीज़ है। कई बार आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है, तुरंत पता होता है, निकालने की जरूरत नहीं होती, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कई बार सिर्फ ए और डी पता होता है तो लास्ट टर्म निकाल सकते हो उससे भी, और डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं ये आपको निकालने हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक, क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, हिंदी की टर्मिनोलॉजी में आपको लेक्चर में ही बता चुका था अच्छे से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होएगा? अगर n नंबर्स हैं a1 a2 a3 an तक, तो अरिथमेटिक मीन सिंपली इनकी एवरेज a1 प्लस a2 प्लस a3 an बटे में n। अगर 2 नंबर्स हैं a और b तो इनका अरिथमेटिक मीन होएगा a प्लस b बाई 2। अगर 3 नंबर्स हैं a b c तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा ये। अगर 4 नंबर हैं a b c d, इनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d बाई में 4। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 नंबर एपी में है तो 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला क्या है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा ए और सी का, यानी कि a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी, यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक, क्लियर है? बस एपी में यही है, इसी चीज़ को यूज़ करना होता है, समझ के। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी एपी के अंदर पहले पी टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स अगर सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स के बराबर हो तो इसका मतलब पी प्लस क्यू टर्म्स का सम 0 होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार ही आ जाता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर बता पाओगे। यही है एपी में। नेक्स्ट इज जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। तो जीपी क्या है? सिंपली एपी में एक नंबर के अंदर एक कांस्टेंट चीज जोड़ी जा रही थी और अगले टर्म्स आ रहे थे, यहाँ पर एक चीज से गुणा किया जाएगा। मान लो एक जीपी बना रहा हूँ, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात 2 है जिससे गुणा किया जाएगा। तो 3 दूनी 6 ये अगला टर्म है, 6 दूनी 12 ये अगला टर्म है, 12 दूनी 24 ये अगला टर्म है। ठीक है, और यहाँ पर आर भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जो फर्स्ट टर्म है ए, अगर उसके अंदर आपने एक बार आर से गुणा किया तो सेकंड टर्म आ गई, और अगर फर्स्ट टर्म के अंदर एक बार और 2 बार अगर आर से गुणा किया तो तीसरी टर्म आ गई। तो तीसरी टर्म के लिए 2 बार आर से गुणा करना पड़ेगा, चौथी टर्म के लिए 3 बार आर से गुणा करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म अगर टर्म सेकेंड है तो पावर 1 कम हो जाएगी आर की, अगर टर्म थर्ड है तो पावर 1 कम हो जाएगी आर की, ए आर 2, अगर टर्म फोर्थ है तो पावर 1 कम हो जाएगी आर की, ए आर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही nth टर्म के लिए आर की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ऐसे ही 11th टर्म के लिए आर की पावर क्या हो जाएगी? 11 से 1 कम 10। ठीक, सम ऑफ n टर्म्स Sn, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस में 1 बटे में r माइनस 1। अब ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, हम कर सकते हैं दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाएगा और ये भी पलट जाएगा, सिंपल। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब r ग्रेटर देन 1 हो तो ताकि यहाँ पर पॉजिटिव आए तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, r लेस देन 1 हो तो ये वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ताकि कम कैलकुलेटिव या ताकि हम कंफर्टेबल रहें। ठीक है, बाकी सेम ही चीज़ है, कोई भी यूज़ कर लो कहीं पर, सेम ही चीज़ है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अगर
किसी जीपी के अंदर अगर कोई डिक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी का क्या मतलब है, जिसकी टर्म्स घट रही हैं। कैसे? अगर आर जो है -1 और 1 के बीच में हो, ये मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। मान लो यहां पर है 20, ए है 20 और आर है हाफ, एक से छोटा है। आर के साइन को मत देखो कि माइनस है पॉजिटिव है, सिर्फ इतना ध्यान रखो आर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस एक से छोटी हो, सिर्फ इसकी वैल्यू को देखो, साइन को इग्नोर कर दो, ठीक है? साइन के कारण कंफ्यूज मत होना। तो 20 का हाफ, 10 का हाफ, 5 एंड सो ऑन, तो घट रही हैं टर्म्स, तो यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स का हम सम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया था वो ही बताता हूँ, बात बातों में बताता हूँ, लिख के नहीं बताऊंगा। तो R1 से छोटा है, हाँ तो ये वाला यूज कर लूंगा, जी हाँ। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म देख रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स के लिए है ये, तो n की जगह इन्फिनिटी है, ठीक है? n की जगह अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं तो r जो है एक 1 से छोटी चीज है, 1 से छोटी चीज की अगर आप पावर बढ़ा दोगे, मान लो इसकी पावर आपने 2 कर दी, तो देखो 1/4 छोटा हो गया। अगर इसकी पावर आप 3 कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जितनी बड़ी इसकी पावर, 1/2 की पावर 1 करोड़ कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ये तो इन्फिनिटी की बात कर रहा है, जो 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ से भी बड़ी है। तो अगर एक 1 से छोटी वैल्यू की इतनी बड़ी पावर कर दोगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 0 ही मान लो उसको, इसीलिए इसको 0 मान लिया। तो 1 - 0 1, ऊपर सिर्फ a रह गया, a × 1 a बटे में 1 - r। ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो जब जीपी ऐसी होएगी कि जिसके टर्म्स घट रहे होंगे, या फिर आप सिंपली ऐसे देख लो, आर की वैल्यू, साइन को इग्नोर मारना, 1 से छोटी होनी चाहिए, तो आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल पाओगे। अदरवाइज जीपी, मान लो इंक्रीजिंग जीपी है ये, तो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? अरे भाई इसकी इनफाइनाइट टर्म भी खुद इन्फिनिटी होगी, इतनी बड़ी होगी। तो जब इंक्रीजिंग जीपी हो तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? प्लस या माइनस इन्फिनिटी। प्लस वाली भी जीपी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, माइनस के टर्म्स हो तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देख लो भाई। अरिथमेटिक मीन में क्या था, सिंपली एवरेज निकाल रहे थे, सारे नंबर्स को जोड़ा, n से भाग कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होएगा, अगर n नंबर्स हैं तो n नंबर्स की गुणा करी और उसकी पावर 1/n कर दी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या है, दोनों का प्रोडक्ट किया और पावर 1/2 कर दी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी, तीनों का गुणा किया और पावर 1/3 कर दी, मीन्स क्यूब रूट निकाल दी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होएगा, चारों की गुणा करी और पावर 1/4 कर दी। 5 नंबर है तो पावर 1/5 कर दी, सिंपली ये। ठीक है, अगर ये 3 नंबर जीपी में है, यानी कि बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का, अगर बीच वाला इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है तो इन दो का ज्योमेट्रिक मीन आएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू बीच वाला, यानी कि b² = AC। जब नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर आपको ध्यान है, तो वो जीपी में ही होते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, लगातार अनुपात में हो, समानुपात में हो। तो नेक्स्ट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लास्ट प्रोग्रेशन है अपनी ये है। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। मान लो अपने पास एक जीपी है, एपी है सॉरी, 7 3 10 3 13 3 16, बार बार इसी का एग्जांपल लेता रहता हूँ मैं ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अच्छी लगती है मेरे को ये वाली। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी किसी भी एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल से बनी हुई सीरीज। कोई एपी है, उसके सारे टर्म्स को व्युत्क्रमित कर दिया, उनका उल्टा ले लिया हमने, है? और व्युत्क्रम के अलावा एक और क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल को, और बोलते हैं, छोड़ो, उनको पलट दिया तो एचपी बन जाएगी। तो जो एपी की जनरल फॉर्म थी उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एपी की जनरल फॉर्म थी a + d, a + 2d, a + 3d। तो जीपी की जनरल फॉर्म 1/a, 1/a + d, 1/a + 2d।
ऐसे ही जो AP की nth टर्म थी वो थी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो HP की nth टर्म होगी 1 बाई a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल, बस आपको इतना पता होना चाहिए ये HP है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा अपने एग्जाम। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन। AP में क्या हो रहा था कि इन सब का सम किया बटे में n कर दिया। HP में उल्टा करेंगे, एक तो पूरा फॉर्मूले को पलट देंगे। अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य क्या था, ये था। देखना सब कुछ पलटेंगे इसमें। एक तो पूरा फॉर्मूला पलट देंगे, n को ऊपर ले गए, ठीक है, फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दिया, और फिर ये जो टर्म्स हैं इनका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/a1, 1/a2, 1/a3 एंड सो ऑन 1/a। ऐसे ही दो टर्म्स का हार्मोनिक मीन क्या होएगा, तो दो टर्म्स हैं a और b, इनका हार्मोनिक मीन अगर हमें निकालना है तो दो ऊपर कर दिया और इन नंबर्स को भी पलट दिया, तो ये हो जाएगा 2 × में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी बटे में ए बी। अब इस ए बी को ऊपर ले जाओ, ए बी, ये देखो, इसको ये आपको बुक्स में ये मिलेगा, तो इसको डायरेक्टली रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर 3 के लिए अलग से आप रटोगे। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है, आपका दिल करे उतने का बना सकते हो, जब ज़रूरत पड़े तब तुरंत बना सकते हो, ठीक है। तो भाई इसके अंदर इतना ही है, प्रोग्रेशंस के अंदर एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने सब कुछ जाना, सिलेबस में बढ़िया तरीके से है ये। फिर अरिथमेटिक मीन के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना, ये भी सिलेबस में है सब कुछ, और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हमने, ठीक है। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने जाना क्या होती है, और हार्मोनिक मीन हमने जाना क्या, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।